चाहूँ कि ये 16-17 साल से संचालित है और ये सबसे बड़े गर्व की बात है, संतोष की बात है कि आज तक एक भी बच्ची का या उसके पेरेंट्स को कोई शिकायत नहीं आई। क्रिकेट का ग्राउंड बन रहा है, नेशनल लेवल के स्टेडियम के बराबर वो ग्राउंड होगा। क्रिकेट का ग्राउंड ऑलरेडी बन चुका है। हम चाहते हैं इसको धोनी या विराट कोहली की जो अकेडमी चलती है सहवाग वगैरह की, इन अकेडमी से इसको संबद्ध दें। और कहीं ना कहीं वो टीस थी जो आपको लेके जाती है अंतिम छोर पर कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा? तब मैंने सोचा कि सबसे बड़ी ज़रूरत इस एरिया की है कि बच्चियों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बच्चियां या तो नंबर बनता है तो गांव में स्कूल छोटे होते हैं। अफ्रीका में भी हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें 16-17 कोर्सेज है। मेरा बड़ा बेटा भी वहीं है। मैं ये दावा करता हूँ बाहर जा कर के कि इससे बढ़िया स्कूल कोई मिले आपको यहाँ पे, कोई हो भले, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो आज मेरे से आगे बात कीजिए कि वो हमसे ठीक कैसे। तो मैंने कहा पढ़ाना ज़रूरी है, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाएं तो दूसरी जगह पढ़ाएं। अगर हमारी कॉलेज आपको अच्छी नहीं लगती है, उससे दूसरी कॉलेज आपको बेहतर लगती है, उसकी शिक्षा अच्छी लगती है, उसकी सुविधाएं ज़्यादा ठीक है, तो आप अपने बच्चे को वहाँ भेजिए, पढ़ाइए। नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं तो नीमका थाना के नयाबास, और नयाबास का नाम बेखूबी आपने सुना होगा, और वही नयाबास जिनके बारे में आपने बड़े बड़े किस्से भी सुने होंगे। इस गांव में बहुत से लोग नौकरी हैं और देश के सबसे उच्च पद पे आसीन इस गांव के बहुत से होनहार लोग हैं जो पद पर काबिज हैं। वही नयाबास, और उसी नयाबास की भूमि से, सरजमी से निकले हैं के.एल. मीणा जी आज हमारे साथ हैं। लगभग 30 साल का सफ़र इनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहा है। लगभग 30 साल तक इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाएं दी हैं, और उसके बाद अपनी जो जन्मभूमि थी नयाबास, वहाँ पर मैं बात करूँ जेएफ इंटरनेशनल स्कूल, जो नित नए आयाम स्थापित कर रही है। यहाँ से निकले हुए बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाकर इस संस्था का नाम भी रोशन कर रहे हैं, इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, और ऑल ओवर डेवलपमेंट के साथ ये संस्था काम कर रही है, जैसा बेखूबी मैंने देखा है। और आपको ओहदा चाहिए, हैसियत चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू, धन्यवाद आपको। सर, 30 साल का लगभग आपका सफ़र भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपने दिया है, और उसके बाद आज आप, मैं बात करूं तो लगातार हम आपको देख रहे हैं कि आप अपनी जो जन्मभूमि थी वहां से आप कोहिनूर सितारे हैं जो निकाल रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। देखिए, ऐसा है कि जब मैं सर्विस में था उस वक्त ये मेरे दिमाग में पहले से ही बात रही है, मेरे जहन में है और बहुत इसकी जड़ें गहरी हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई शुभ काम नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई दान भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने मेरे मन में ये सोचा था कि मैं जब नौकरी से जब रिटायर होऊंगा या सेवानिवृत्त होऊंगा तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। ये मेरी इच्छा थी, पुरानी इच्छा थी। और मैं जो ही वहाँ से, एक्चुअली मैंने काम तो पहले ही शुरू कर दिया था। और एक इस विषय से हटके मैं एक बात बताऊं, क्योंकि राजस्थान में 97-98 में भैरू सिंह जी की सरकार थी और उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल, टेक्निकल, इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं थी राजस्थान में। हमारे सारे बच्चे साउथ में जाते थे। अगर उनको डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, डेंटल करना है, नर्सिंग करना है, जो भी करना है, वो सब बच्चे साउथ में जाते थे। बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, इधर जाते थे, और बहुत बड़ा पैसा राजस्थान का बाहर जा रहा था और बच्चे भी बहुत परेशानी महसूस करते थे। उनको बड़ी फीस देनी पड़ती थी वहाँ पे, और उसके साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स ये थी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, डिस्टेंस की प्रॉब्लम। और जब तक ये बच्चे कोर्स पूरा नहीं कर पाते तब तक उनके पेरेंट्स भी बड़ी परेशानी महसूस करते थे, बड़ी चिंता में रहते थे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा, भैरू सिंह जी को, वो मेरे से बड़ा स्नेह रखते थे। मैंने कहा सर, ये बच्चे हमारे सारे बाहर जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, और बहुत बड़ा पैसा राजस्थान का बाहर जा रहा है, बच्चे बड़े परेशान हैं, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो वहाँ तो 30-40 साल से स्कूल कॉलेज चल रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी बन गए हैं, और हमारे राजस्थान में क्यों नहीं है? हम भी तो कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए ये। तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी फ़ोन किया मेरे सामने, और हेल्थ मिनिस्टर थे राजेंद्र राठौर, 97 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इनको भेज रहा हूँ, इनकी बात सुनना है क्या कह रहे हैं। तो मेरे जाने के बाद राजेंद्र राठौर ने कहा कि मेरा साहब, तो सीएम साहब ने कह दिया जो कहना था, आप तो ये बताओ करना क्या है। तो मैंने कहा करना ये है कि जो शिक्षा की पॉलिसी वहाँ है, जो बच्चे वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, डेंटल कर रहे हैं, ये शिक्षा हमारे यहाँ भी होनी चाहिए राजस्थान में। अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, साधन सीमित है, या गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था है, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग करने के लिए तैयार हैं, आप उनको परमिशन दीजिए, वो करेंगे।
तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक नोट बनाइए। तो मुझे कहा वो नोट बनाना था हेल्थ सेक्रेटरी को, तो नोट भी मैंने बनाया। मैं पीएचडी सेक्रेटरी था, मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी मिस्टर कोरानी थे, तो उनकी तरफ से मैंने नोट तैयार किया, उन्होंने साइन किया। वो नोट गया चीफ सेक्रेटरी के पास, फिर राजेंद्र राठौर के पास गया, हेल्थ मिनिस्टर के पास, और सीएम के पास गया, और कैबिनेट में गया, मंत्रिमंडल से पास हुआ, और वो पॉलिसी बनी राजस्थान में पहली बार। दिस वाज इन 1998, और पहली एप्लीकेशन गवर्नमेंट में अपनी लगी। जयपुर डेंटल कॉलेज जो राजस्थान का सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज माना जाता है, सबसे पुराना डेंटल कॉलेज है, वो अपना है। अभी तो वो यूनिवर्सिटी बन गई, वहाँ 18 कॉलेज हैं, पर सबसे पहले वो चला 2000 में पहला बैच आया वहाँ पे अपना। तो इस तरह से मेरी शिक्षा में बहुत रुचि थी। रिटायरमेंट तो मैं बाद में हुआ था, तो उस वक्त तो मैं नौकरी में ही था, और उसी वक्त मैंने ये सब करना शुरू कर दिया था। और जब रिटायरमेंट हुआ मेरा 2005 में, उसके बाद से तो मैं निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि हमारी जयपुर में यूनिवर्सिटी बन गई महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से। जयपुर डेंटल कॉलेज, जयपुर नर्सिंग कॉलेज, जयपुर फिजियोथेरेपी कॉलेज राजस्थान के पहले कॉलेज हैं इस क्षेत्र के। मतलब यहीं से शुरुआत होती है शिक्षा की, पहले कॉलेज है, उसके बाद में दूसरे कॉलेज आए, जो निम्स और गांधी और बड़े कॉलेज ये भी उसके बाद में ही आए। तो ये हमारा बन गया, वाईएमसी बन गई, अच्छा है। 7,500 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, करीब 12 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, और केरला के, मणिपुर, त्रिपुरा के, कश्मीर तक के बच्चे अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है वो। कभी जयपुर आने का आपका मौका मिले, बच्चे एक साथ एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 60 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, योगा रूम है, म्यूजिक रूम है, डांस रूम है, इंडोर गेम्स का हॉल है। तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा सौभाग्य होगा कि हम आपको वो दिखाएं। अफ्रीका में भी हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसमें 16-17 कोर्सेज है। मेरा बड़ा बेटा भी वहीं है, अफ्रीका में, युगांडा कंपाला में है वो। पर मेरे दिमाग में भी था कि कंपाला किसने देखा है, अफ्रीका किसने देखा है, जयपुर किसने देखा। हमारे जो अपने लोग हैं वो तो यहाँ जो होगा उसको देखेंगे, उनके लिए तो ये मायने रखता है जयपुर की बात। जयपुर में आप कुछ भी करते होंगे, अफ्रीका में, विदेश में कुछ भी करते हो, किसी का क्या लेना देना है उससे। मैंने कहा ये मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरी परवरिश हुई है, मेरी पढ़ाई सब यहीं हुई है। प्राइमरी स्कूल मैंने मेरे गांव से की, यहीं से। हाई स्कूल मैंने नीमगताना से की, कॉलेज नहीं थी उस वक्त यहाँ पे। यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंने काला डेरा से की, और यूनिवर्सिटी मैंने जयपुर से की एमए। उसके करने के बाद में मैं 6 साल तकरीबन सिविल सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी की मैंने। फिर मैं आईएएस में आया, क्योंकि वहाँ मुझे एग्ज़ाम नहीं देने का एक बोर्ड भरवा रखा था, तो मुझे बैठने का, एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला। वो 5 साल का पूरे पीरियड पूरा होने के बाद 74 में मैं बैठा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और मैं 75 में मैंने आईएएस ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। इस शिक्षा की बात कर रहे हैं अपन, तो फिर ये यहाँ करने की बात आई। अब मैंने सोचा कि सबसे बड़ी ज़रूरत इस एरिया की है कि बच्चियों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बच्चियाँ या तो नंबर बनता है तो गाँव में स्कूल छोटे होते हैं, कॉलेज की स्कूल वहाँ होती नहीं, यूनिवर्सिटी स्कूल तो होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बच्चियों को पेरेंट्स दूर नहीं भेजते, बहुत तरह की शंकाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं उनकी, तो बच्चियां पढ़ नहीं पाती। बहुत से पेरेंट्स तो मुझे ये कहते थे, मैं गांव में जाता था कि सर अब क्या करना, बच्चों को पढ़ाई, 12 क्लास पास कर ली, अब तो इनके हाथ पीले करने, शादी करनी है, अपने घर बसाएं, जाएं, अपने आगे दूसरे परिवार को संभालें। तो मैंने बहुत समझाया उनको। गांव में गया हूँ मैं, ऐसे मेरे ख्याल ऐसा कोई गांव नहीं होगा इस क्षेत्र में जहाँ मैं पर्सनली नहीं गया हूँ, और लोगों से मैं मीटिंग्स नहीं की हूँ, मैंने उनके साथ साक्षात्कार नहीं किया हो। और यही समझाया पहले तो, अगर हमारी कॉलेज आपको अच्छी नहीं लगती है, उससे दूसरी कॉलेज आपको बेहतर लगती है, उसकी शिक्षा अच्छी लगती है, उसकी सुविधाएं ज़्यादा ठीक है, तो आप अपने बच्चे को वहाँ भेजिए, पढ़ाइए, पढ़ाना ज़रूरी है। और अगर हमारी स्कूल अच्छी लगती है तो यहाँ भेजिए, क्योंकि ये स्कूल क्या कॉलेज, हमारी कॉलेज मेरी मदर के नाम से है, श्रीमती रामप्यारी देवी महिला महाविद्यालय, जो 16-17 साल से संचालित है। हजारों बच्चियाँ इसमें से पास होकर निकली हैं। और भूमि न्यायवास की बात जो कह रहे हो आप, पहले पृष्ठभूमि न्यायवास की थी, तो सबसे बड़ी चिंता तो वही थी। तो मुझे लोगों ने कहा कि सर ये राय किसने दी है आपको, आप न्यायवास में बच्चियों का कॉलेज खोल रहे, वहाँ तो कोई भेजेगा नहीं बच्ची को, आप 2 पैसे वहाँ से नौकरी में कमा के लाएं, उनको इधर उधर लगा के बैठ जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, और बड़ी परेशानी में आ जाएंगे आप। इसलिए आप कोई दूसरा काम कर लो, ये राय जिसने भी दी है वो सही नहीं दी, इसलिए आप वो काम कर लो। मैंने कहा मेरी जिद है, मैं तो यही करूँगा। और मैंने कहा आप इससे कल्पना कीजिए कि जिस कॉलेज का नाम मेरी मदर के नाम पे है,
तो सबसे बड़ा तो मेरी मदर के नाम पे आँच आती है, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई चिंता की अफसोस की बात हो नहीं सकती। फिर मेरा अपना नाम इससे जुड़ा हुआ है, मेरी जो साख है वो पूरी दाव पे लगी हुई है। मुझे भी, मैंने कहा आप सब लोग जानते ही हैं, मैं भी 30-40 साल से काम कर रहा हूँ नौकरी में, आप लोग मुझसे पर्सनली बहुत सारे परिचित हैं। तो मैंने कहा मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि मेरी मदर के नाम पे अंगुली उठे या मेरे नाम पे अंगुली उठे। तो मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और मेरे यहाँ पे अपने कॉलेज में भेजिए। तो मेरी जिद मैं करूँगा ज़रूर, आप अपनी बच्ची को हमारे यहाँ पढ़ाएं, जगह दूसरी जगह पढ़ाएं, मुझे तो करना है। आपका मेरे पे भरोसा है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा उनका स्नेह था, इस राह पे पूरा भरोसा है। तो मैंने कहा मेरे भरोसे में ही भेजिए आप उसको, आपके घर में आपकी बेटी है, हमारे यहाँ हमारी बेटी है वो, और उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हमारी बिल्कुल है। बिल्कुल, बात सर सुरक्षा की है। नया बास के बारे में लोग विचार करते हैं कि भाई वहाँ पे अपनी बच्ची जाएगी तो सुरक्षा कैसे मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जेप इंटरनेशनल स्कूल और ये पूरा पूरा एजुकेशन हब है, ग्रुप है, कहीं ना कहीं सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है सर। पूरी गारंटी है। आप पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, गारंटी है। आप पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये 16-17 साल से संचालित है, और ये सबसे बड़े गर्व की बात है, संतोष की बात है कि आज तक एक भी बच्ची का या उसके पेरेंट्स को कोई शिकायत नहीं आई सुरक्षा के बारे में। मतलब गर्ल्स के कॉलेज को आप समझ सकते हैं संचालित करना कितना मुश्किल काम है, कितना सावचेत और सतर्क रह के आदमी को काम करना पड़ता है। बच्चों की हर कदम कदम पे उनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हमें हमारी सुरक्षा पे भरोसा है। बसें हमारी वहाँ से उसको बिठाती हैं और यहाँ कैंपस में ला करके बच्ची उतरती है, यहाँ से बैठती है तो घर पे दरवाजे पे उतरती है। रास्ते में बच्ची के उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उसको परमिशन नहीं है। अगर उसको रास्ते में उतरना तो बस में बैठे ही नहीं है, कहा जाता है उसको कि बस में मत बैठो। यहाँ 24 घंटे वर्दी में सिक्योरिटी है, रात को भी सिक्योरिटी है, दिन को भी सिक्योरिटी है। कोई व्यक्ति को उन बच्चियों से संपर्क करने की इजाज़त नहीं है। उनकी सिर्फ मम्मी मिल सकती है, पापा मिल सकते हैं, उनकी फ़ोटो होती है, उनके ID वगैरह सब होते हैं यहाँ पे। उनके अलावा तीसरा आदमी कोई नहीं मिल सकता। कोई चाचा ताऊ भाई भतीजा कुछ नहीं है, इनको बाहर निकालिए यहाँ से। मेन गेट पे एंट्री नहीं है किसी को भी। और इतनी चाक चौबंद तो प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से ही, इसी के परिणाम स्वरूप आज तक 17 साल में एक भी शिकायत नहीं है स्कूल की। आपने भी नहीं सुनी होगी, कहीं अखबार में भी नहीं देखा होगा आपने। ये उसी पुख्ता जो सुरक्षा व्यवस्था है, प्रभावी जो सुरक्षा व्यवस्था, उसी का प्रतिफल है ये परिणाम। सर बड़े बड़े शहरों में आपकी संस्थाएं रन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां आपकी जन्मभूमि रही है वहां पे आपने ये संस्था की है, और कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं कि यहाँ से बच्चे निकल कर अच्छे अच्छे सेक्टर में जाकर और इस गांव का नाम और आपके द्वारा जो ये संस्था संचालित की गई है इसका नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। संतुष्ट है सर? मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ, आप चाहेंगे तो आपको आंकड़े भी देंगे, हजारों बच्चियाँ तो यहाँ से पास आउट होकर निकली हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ सैकड़ों की संख्या में, मतलब बच्चियाँ नौकरी में हैं, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, फोर्सेज में, पुलिस में हैं। कल मैं सेफरा ग्वार में एक मीटिंग एड्रेस कर रहा था गांव में, उसकी बच्ची जो यहाँ से अपने कॉलेज से इनके लिए, वो SBI की प्रोबेशनरी ऑफिसर है बैंक में, जो अफसर होती है बैंक में, नीचे के स्टाफ नहीं, बाबू वगैरह नहीं, प्रोबेशनरी अफसर होती है, वही जाते बड़े MD चेयरमैन बनते हैं बैंक के। वो सेफरा ग्वार की बच्ची उसमें है। और इस तरह की बहुत बच्चियाँ मिलेंगे आपको, किसी गांव में चले जाइए इस एरिया में। 17 साल से ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं यहाँ पे। आप इमेजिन कीजिए कि हर साल 100-150 बच्चियाँ यहाँ से पास होकर के निकलती हैं, और वो सारी की सारी बहुत अच्छे परिवारों में हैं, बड़े सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन निर्वहन कर रही हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत बड़ी संख्या में बच्चियाँ नौकरी में। सर बड़ा आपने नौकरी की है, बड़े पदों पे आप रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी ग्रामीण क्षेत्र में गांव ढाणी जाकर एक एक बच्चों को समझाना, एक एक अभिभावक को समझाना कि आप शिक्षा लीजिए? क्या ज़रूरत रही? कहीं ना कहीं कोई टीस थी कि गांव ढाणी की जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं गांव ढाणी में कुचल जाती है, गांव ढाणी की जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं गांव ढाणी में कुचल जाती है? कहीं ना कहीं वो टीस थी जो आपको लेके जाती है अंतिम छोर पर कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए? क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा? जब मैं गांव में जाता हूँ, ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं मिलेगा जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ। पूरे एरिया में लोग इस पे विश्वास नहीं करते, मैं पर्सनली जाता हूँ। आज भी पूरा एरिया में कवर कर रहा हूँ, एक एक गांव में मैं जा रहा हूँ, खुद जा रहा हूँ। और मैं जब मेरी बात शुरू करता हूँ वहाँ पे, तो मैं सबसे पहली बात उनको यही कहता हूँ मैं, कि आप मुझे ये बताइए, एक सवाल करता हूँ मैं,
जी कि आप मुझे ये बताइए कि आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ऐसा है जो ये सोचता है कि मैं आगे नहीं बढ़ूँ, मैं तरक्की नहीं करूँ, मैं विकास नहीं करूँ, मैं मेरे परिवार को खुशहाल नहीं देखना चाहता, सुखी नहीं देखना चाहता। कोई भी नहीं है ऐसा, सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तरक्की करें, कोई हो भले कैसा ही हो। फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या ये तरक्की बिना पढ़े लिखे संभव है? मैं कहता हूँ ये संभव नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप घर में भेड़ बकरियां चरा लीजिए, जंगल में जाके, आप खेत में जाके हल जोत लीजिए, आप मजदूरी कर लीजिए। इसके अलावा बिना पढ़े आदमी के लिखे कुछ भी नहीं है उसकी किस्मत में। वो यही काम कर सकता है। आपको ओहदा चाहिए, हैसियत चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा, परिवार को भी शिक्षित करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये बात समझाता हूँ उनको। उसके बाद फिर हम अपनी कॉलेज के स्कूल की बात शुरू करते हैं कि हमने एक पहले कॉलेज चल रही है, आपके गांव की, आपसे तो हजारों बच्चियां यहाँ से पढ़ के निकल चुकी हैं, नौकरी भी कर रही हैं, बहुत अच्छे परिवारों को संभाल रही हैं। उस कॉलेज के बाद अब हमने बच्चे को अगर नींव से नहीं पकड़ेंगे, मजबूत नहीं करेंगे तो वो बच्चे की कमजोरी उसको पूरी जिंदगी भर तकलीफ देगी, उसको परेशानी रखेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब आप बच्चे को शुरू से ही उसकी अच्छी हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, उसको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे तो वो स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, और वो शरीर जो स्वस्थ उसका होगा वो पूरी जिंदगी भर उसको उसका लाभ मिलेगा उसको। वो बात एजुकेशन में भी लागू होती है। अगर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, बहुत अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहा है, बहुत अच्छी उसकी देखभाल हुई है और वो होशियार है पढ़ाई में, तो वो कभी भी वो असफल नहीं हो सकता जीवन में। वो बीए करेगा, एमए करेगा, किसी कोर्स में जाएगा, कोई स्पेशलाइजेशन करेगा तो भी वो बच्चा होशियार रहेगा। इसलिए फिर ये स्कूल का शुरू किया हमने, जेएफ इंटरनेशनल स्कूल की बात यहाँ से शुरू की और वो स्कूल हमने शुरू किया आज मैं ये दावा करता हूँ बाहर जा करके कि इससे बढ़िया स्कूल कोई मिले आपको यहाँ पे, कोई हो भले ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो आज मेरे से आगे बात कीजिए कि वो हमसे ठीक कैसे है। मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम सबसे ठीक हैं। उनमें आज हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो किसी के पास भी नहीं। आज 8 हमारे पास प्रयोगशालाएं आपने कभी देखी होंगी, जो पूरे हॉल में है। दिल्ली से उनका इक्विपमेंट मंगाया, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, ये किसी भी स्कूल में नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। हमारे पास कम से कम लाइब्रेरी 150 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, उसमें हजारों किताबें हैं, उसमें लाखों रुपए की। हमारे पास 60 कंप्यूटर्स का एक कंप्यूटर हॉल है पूरा, 60 बच्चे, 60 कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे योगा रूम है, म्यूजिक रूम है, डांस रूम है, इंडोर गेम्स का हॉल है। ये सारी व्यवस्थाएं जो नहीं मिलेंगे आपको, योगा रूम, मेडिटेशन रूम, ये जनरली नहीं मिलेगा आपको। सर ये कह सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए समर्पित है संस्था। हाँ, जैसे इसी की कड़ी में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस संस्था के पास 20 बीघा जमीन है किसी स्कूल के पास इतनी जमीन? 1-2 बीघा जमीन कहीं से व्यवस्था कर ली और बिल्डिंग खड़ी कर दी। इतने बड़े खेल ग्राउंड हमारे यहाँ, अभी क्रिकेट का ग्राउंड बन रहा है, नेशनल लेवल के स्टेडियम के बराबर वो ग्राउंड होगा। क्रिकेट का ग्राउंड ऑलरेडी बन चुका है। हम चाहते हैं इसको धोनी या विराट कोहली की जो अकेडमी चलती है, सहवाग वगैरह की, इन अकेडमी से इसको संबद्धता दिलाएं और वहाँ के लोग आके हमारे बच्चों के क्रिकेट खिलाएं। अभी 500 बच्चों का हॉस्टल का काम चल रहा है। आप देखेंगे 2 मंजिल तो पूरी हो चुकी है, 3 मंजिल काम भी होना बाकी है। हॉस्टल इस साल से शुरू कर दिया। इतना बड़ा हॉस्टल भी यहाँ नहीं मिलेगा इस एरिया में। इसीलिए मैं बहुत दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ मैं ये बात कि अगर हमसे अच्छी स्कूल कोई एरिया में है तो फिर आप वहाँ जाइए, और अगर हमारी स्कूल सबसे सही है, सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा सुविधा युक्त है, तो फिर आप इसे विचार कीजिए अपने बच्चे को यहाँ लाइए। सर इन सब कहानियों के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या आने वाले समय में यहाँ से प्रतिभाएं निकले, शिक्षा में, खेल में, यहाँ से जिला कलेक्टर निकले? ये नाम तो जिला कलेक्टरों के साथ जुड़ा हुआ है, नया बास का नाम ही ऐसा है। क्या ये लक्ष्य है या फिर एक अधिकतर धारणा है? और लोग कहते भी हैं कि भी शिक्षा को व्यापार बना लिया लोगों ने, लेकिन जेएफ इंटरनेशनल स्कूल अलग कैसे है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ ट्रस्ट होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं वो तो मुनाफे की बात सोचते हैं, पैसा कमाने की बात सोचते हैं। ट्रस्ट के विधान में ये है, उसके संविधान में ये है कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलेगा। इससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं।
कभी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी जाके देखती कि ट्रस्ट से द्वारा संचालित है, तो ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है कि यहाँ प्रॉफिट वाली बात नहीं है। ये हमारे दिमाग में नहीं है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर पैसे टके की लोभ लालच की कोई बात होती तो इस ज़मीन को बेचता, कम से 10 करोड़ रुपए बेच के मुझे जयपुर ले जाता है। 6 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग में खर्च किया है मैंने, 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस कॉलेज की बिल्डिंग में खर्च किया है, और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्टाफ क्वार्टर्स कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं इतना खर्चा, मैं इतनी समझ तो मेरे में है कि भाई पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसको मैं जयपुर खर्च करता। इनके पास क्या, इनका तो ब्याज का ब्याज ही नहीं है यहाँ पे। तनख्वाह भी कई बार कॉलेज की जयपुर से भिजवाता हूँ मैं। तो वो बात नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि साहब ये धंधा, लोग धंधा करते भी हैं। मैं ये नहीं कहता है कि भाई ये धंधा करने वाले लोग नहीं, शिक्षा बहुत सारे लोग हैं जो इसको व्यापार समझ के करते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। क्योंकि ऐसा होता तो ये सब यहाँ होता ही नहीं। इस पैसे को हम यहाँ नहीं लगाते हैं, क्योंकि इस पैसे को दूसरी जगह लगाते हैं जिसका ज़्यादा अच्छा उपयोग होता है। हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावकों को, स्थानीय लोगों को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? मैं सबसे बड़ी अपील तो यही करता हूँ और कर रहा हूँ। मेरा गांव ढाणी ढाणी जाने का मकसद यही है। मैं इतनी बड़ी सेवा में रहने के बाद में, इतने बड़े बड़े पदों पे रहने के बाद में, आज मैं इस तपती हुई गर्मी में भी गांव जाकर ढाणी ढाणी जा रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा से बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं है। जो शिक्षित नहीं है उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए अगर आपको हैसियत चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, तो शिक्षा से बड़ा कोई औजार नहीं है। यही ताला है जिससे इसी चाबियां सारी ताले से खुलती है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ KL मीणा साहब, रिटायर्ड IAS हैं, बेखूबी शिक्षा को अच्छी तरीके से जानते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो धाड़ेगा। आज कोई कमी नहीं है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, या मैं बात करूं प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाएं दी हैं। बेखूबी अच्छा पैसा है, AC में बैठकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन आज तपती धूप में एक एक घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी कोई बच्चा शिक्षा के बिना अधूरा नहीं रह जाए। ये इनका लक्ष्य है। कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस एक ठान लिया, एक जुनून है कि कोई बच्चा शिक्षा के बगैर अधूरा नहीं रह जाए, जिनको लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए।